हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रफुल्ल भगत और मैं आज जो वैकेंसी डिस्कस करने वाला हूं, ये वैकेंसी आई है गेल इंडिया लिमिटेड में। गेल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। मैं इस वैकेंसी के बारे में आपके साथ सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, लाइक सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, वैकेंसी कितनी आई है, कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है इन्होंने, ठीक है ना। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इस वैकेंसी के बारे में। गेल करती क्या है काम, ठीक है ना। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके, जो पॉसिबल है। ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा आपका, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैकेंसी आई है गेल इंडिया लिमिटेड में, ठीक है ना। गेल इंडिया लिमिटेड काम क्या करती है वो देखते हैं। बेसिकली गेल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्ना PSU है, ठीक है ना, जो कि नेचुरल गैस कंपनी है। ओके, ये एक्सप्लोरेशन भी करती है, प्रोडक्शन भी करती है, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सब कुछ करती है। मतलब गैस से रिलेटेड जो भी काम है ये सब कुछ करती है। बेसिकली क्या होता है ना, गैस जनरली जो है इंडिया में बाहर से आता है, कॉम्प्रेस्ड गैस आता है, उसको फिर ये यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, फिर उसको आगे भेजते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। आपको डिटेल में देखना है तो आप उसके विकीपीडिया या कहीं कंपनी की वेबसाइट में अबाउट अस में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मिला के वैकेंसी कितनी आई पहले वो देखते हैं। तो टोटल वैकेंसी जो आई है गेल इंडिया लिमिटेड में 391 वैकेंसी है, ठीक है। सारे पोस्ट को मिला करके ये है 391 वैकेंसी, जिसमें अलग अलग वैकेंसी आई, ठीक है ना। फिनांस के भी है, टेक्निकल भी है, ठीक है ना। तो बट वी विल डील ओनली विद द फिनांस वैकेंसी, ओके। तो जो फिनांस में वैकेंसी आई है हम लोग उस पर डील करेंगे। तो देखिए, फिनांस के लिए वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है ना। पोस्ट कोड 18 है और जिसका सैलरी स्ट्रक्चर है, ग्रेड है, बेसिकली वो S5 कैटेगरी में है। S5 कैटेगरी में सैलरी कितना होता है हम लोग देखेंगे अभी डिटेल्स में, ठीक है ना। तो अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी आई है 7, ठीक है, मतलब 7 जनरल वैकेंसी है और बाकी 7 जो है रिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है। तो टोटल मिला करके 14 वैकेंसी होती है आपकी, मतलब 50% फॉर जनरल एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो रिजर्वेशन में EWS में 1 वैकेंसी है, OBC में, NCL में मतलब नॉन क्रीमी लेयर में 3 वैकेंसी है, SC में 2 और ST में 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है वो है अकाउंट्स असिस्टेंट की, इसमें पे ग्रेड है S3 का, ठीक है। तो देखेंगे क्या है S3। टोटल वैकेंसी इसमें 13 आई है, 6 वैकेंसी इसमें जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी जो है 7 वैकेंसी जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। और ये PWD का कोटा बताया हुआ है, ये PWD में क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। PWD का मतलब होता है फिजिकली चैलेंज जो लोग होते हैं, तो उनके लिए ये कुछ और रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं वैकेंसी के बारे में अब। तो जूनियर अकाउंटेंट जो वैकेंसी आई है, तो जो S5 ग्रेड है ना, S5 ग्रेड गेल में, मतलब हर PSU में क्या होता है ना, अलग अलग हिसाब होता है इसका सैलरी का, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना जो ग्रेड बनाया हुआ है S5 कैटेगरी में, इनके यहाँ पे स्केल जो है वो 29,000 से लेकर के 1,20,000 तक का है, ठीक है। तो 29,000 इज द बेसिक सैलरी, ओके, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आपसे, इंटरमीडिएट मांगा है, ठीक है ना। इंटर CA या CA में इंटर क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और साथ में अगर, या फिर आपका CA इंटर अगर आप नहीं है, CA CA में इंटर नहीं है अगर आप, तो अगर आप MCOM क्वालिफाई किया आपने तो आपका 60% का मार्क्स होना चाहिए था MCOM में, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया, मतलब दिस वैकेंसी इज नॉट फॉर फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना। कहाँ पे, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा आपका इसमें। आर्टिकलशिप के अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा इसमें, ठीक है। तो कहाँ होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, फिनांस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में या अंडरटेकिंग में, या किसी लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, या लार्ज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन में या कंपनीज में, ठीक है। तो उस पर एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे इसमें भी, किसको बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट होता है ना जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा है ना, देखिए, या इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनीज ऑफ रेप्यूट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट प्लांट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ऐसा बेसिकली है। तो क्या इसमें बताया है कि 29,000 का पे स्केल है। तो 29,000 का पे स्केल का मतलब हो गया लगभग आपका सैलरी क्लास X सिटीज़ में, अगर X क्लास सिटीज़ में आप बैठ रहते हैं, अगर पोस्टिंग होती है तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी जो बनेगी वो 65,000 के आसपास बनेगी सैलरी आपकी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 65,000 के आसपास सैलरी बनेगी आपकी इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपको जो बेनिफिट होता है वो ग्रेचुइटी वगैरह होता है वो सब अलग है ही इसमें।
इसके अलावा इसमें मेडिकल आपका बहुत अच्छा फैसिलिटी, मेडिकल अनलिमिटेड होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर आपको कोई मुझे गेल के कोई अगर मिल जाए बात करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा बात करने के लिए गेल वाले से किसी से, ठीक है। बट वैसे मुझे पता है इसके बारे में, तो मेडिकल वगैरह सब अनलिमिटेड इसमें है। सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें ना, बेसिक मिलता है, बेसिक के ऊपर डीए मिलता है। डीए अभी 44.8% चल रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक है प्लस डीए है, ठीक है ना। उसके बाद एचआरए है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो कि 35% होता है, बेसिकली पर्क्स होते हैं 35% के, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, तो सब मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली आपका ग्रॉस सैलरी जो है 65,000 के आसपास जाएगा। तो सीए इंटर क्वालिफाइड विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 65,000 बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है ना। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप सीटीसी देखें ना इंडस्ट्री में, तो ये सीटीसी एक्चुअली बनता है, अगर ग्रॉस सीटीसी अगर माना जाए अगर इसका, तो अप्रॉक्सीमेटली 11.5 से 12 लाख का सीटीसी बनता है ये, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, सारा कुछ अगर लिया जाए इसमें तो, ठीक है ना। तो सी इंटर क्वालिफाइड के लिए 11.5-12 लाख का पैकेज बहुत अच्छा है। इतने आपको पता है क्वालिफाइड को भी आजकल जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी, तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। एंड वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई है, देखिए आप इसमें अगर आप नंबर वैकेंसी देखेंगे तो आप देखिए इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट में वैकेंसी आई है वो 14 वैकेंसी आई है, ठीक है। और असिस्टेंट में 13 आई है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर 27 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत वैकेंसी है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, जूनियर अकाउंटेंट का हमने देख लिया। इसके बाद हमारा आता है, देखिए हम जा रहे हैं, ये आता है अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है ना। अकाउंट्स असिस्टेंट जो वैकेंसी है इसमें पे स्केल 24,500 का है। इसमें सैलरी आपकी अप्रॉक्स 55,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है ना। 55,000 55,000 के आसपास सैलरी आपकी हो जाएगी। तो एंड इसमें अपर एज लिमिट 26 ईयर्स का है, उसमें ऊपर वाले में 28 ईयर्स का अपर एज लिमिट है। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 26 + 3 29 ईयर्स मिल जाएगा। SC ST में अगर आप आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज का, और अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप EWS में आते हैं तो आपको कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं है, आपको वो सिर्फ परसेंटेज, जब शॉर्ट लिस्टिंग होगा वहाँ पे परसेंटेज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट एज का कोई शॉर्ट इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या मांगा गया, बीकॉम मांगा गया है, ठीक है ना। बीकॉम अगर आपका है 3 साल का होना चाहिए कोर्स, ठीक है ना। एंड 55% मार्क्स, 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपका रेगुलर होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, ओपी या डिस्टेंस से होना चाहिए। बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपका बाहर से भी अगर आप है तो आप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो होता है ना आपका ओपन लर्निंग होता है ना, उसके हिसाब से भी तो अप्लाई कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, बट इसका कोई टेस्ट नहीं होगा अलग से, ठीक है। सर कोई टेस्ट नहीं है, बस आपको आना चाहिए ताकि आप जब बैठो काम करने के लिए सिलेक्शन के बाद तो आपको कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो दैट्स वेरी गुड। 1 साल के एक्सपीरियंस में अगर आपको कोई 55,000 सैलरी दे रहा है आज के डेट में, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो वही सेम जो क्राइटेरिया था ऊपर में कि स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी PSU में आपका, ठीक है ना, या फिर किसी लार्ज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आपका होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट है वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं। मतलब छोटे कंपनी का एक्सपीरियंस है, मतलब जहाँ 10-12 एम्प्लॉई वहाँ पे नहीं चलेगा ये बड़े कंपनियों का एक्सपीरियंस अगर है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज गेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है गेल, ठीक है। तो आपको इसमें लगेगा ज़्यादा, मतलब बड़े कंपनी का एक्सपीरियंस ही इसमें लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी ने BBA वगैरह किया हुआ है ना, BBA किया हुआ है, BBM किया हुआ है, BBS किया हुआ है, तो इसमें 55% मार्क्स अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीकॉम में भी 55% मार्क्स मांगा गया था, ठीक है ना। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग BBA भी करते हैं, ठीक है ना, बीकॉम की जगह पे, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। 55,000 का सैलरी इज़ नॉट लेस एंड परमानेंट, एंड ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। मेडिकल वगैरह इसमें अनलिमिटेड होता है, ठीक है। आपका रिटायरमेंट तक भी होता है, रिटायरमेंट के बाद भी कवर करते हैं ये लोग, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप कोशिश कीजिए इसमें आपका हो जाए सिलेक्शन, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। तो एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है इसमें बोला गया ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडर्ड, तो डिस्टेंस या ओपन लर्निंग नहीं चलेगा। तो जिसका बीकॉम किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो फुल टाइम रेगुलर में आ जाएगा, या एमकॉम भी किया हुआ है तो उसको फुल टाइम और रेगुलर कोर्स होना चाहिए एमकॉम का। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता CSC में इंटर अगर क्वालिफाई किया तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और
ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर आप कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता इसमें, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट है, MBA क्वालिफाई किया, PGDM PhD के, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। वही सेम चीज़ इसमें भी, अगर आप CA CMA हैं या CA इंटर CMA इंटर है तो आप BCom वाले वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। MCom है तो आप BCom वाले वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का क्राइटेरिया अलग है ना, तो आप जिसका जो क्राइटेरिया वो कह रहा है उसमें अप्लाई कीजिए। और आप अप्लाई करते हैं तो आपको शो नहीं करना होगा वहाँ पर फिर, ठीक है ना। तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते क्या लिखा हुआ। लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिस्टेड है NSE में या BSE में, ठीक है ना, या लिस्टेड है, या फिर ऐसी कोई कंपनी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 500 रेगुलर एम्प्लॉय एटलीस्ट है, मतलब परमानेंट एटलीस्ट 500 रेगुलर एम्प्लॉय है, या फिर एनुअल टर्नओवर अगर 500 एम्प्लॉय नहीं है अगर, तो फिर 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम, 250 करोड़ या, ठीक है ना, उस 250 करोड़ से ऊपर एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 करोड़, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की कंपनी में काम करते हैं तो ही, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है वो 7 सितंबर को देखा जाएगा, अपर एज लिमिट, ठीक है। तो ये बताया गया है पे स्केल आपका इनिशियल बेसिक बताया गया है, ठीक है ना, क्या क्या मिलेगा बताया गया। देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक मिलेगा, ठीक है ना, बेसिक के अलावा मिलेगा आपको वेरिएबल DA मिलेगा, ठीक है, DA मिलता है, DNS अलावेंस हो गया, ठीक है, पर्क्स मिलेगा, अलावेंसेस, ठीक है। अलावेंसेस जो होता है ये पर्सन अलावेंसेस जो है ये कैफेटेरिया अप्रोच में ये जनरली 35% का होता है। अब इसमें एग्जीक्यूटिव कैडर में तो फर्नीचर अलावेंस भी मिलता है, मुझे ये नहीं पता कि नॉन एग्जीक्यूटिव में मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे पता करना पड़ेगा, मैं पता करके कोशिश करूँगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपडेट कर लूँ। टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक अगर आपको जानना है तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। और पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा किसी का, अगर हायर सैलरी वो गेल में आना चाहते हैं तो इसको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पे प्रोटेक्शन आपको अगर समझ में आए तो चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से हैं एंड जो हैं उनको पता है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा PRP मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या मिलेगा, कंपनी आपको एकोमोडेशन दे सकती है या लीज एकोमोडेशन दे सकती है, या नहीं देगी तो HRA ले सकते हैं आप। मेडिकल फैसिलिटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस बिल्डिंग एडवांस है, घर बनाने के लिए आपको एडवांस पैसा मिल जाएगा कंसेशनल रेट में काफ़ी, ठीक है ना। कन्वेंस का गाड़ी वड़ी लेना है आपको तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। सुपर एनुएशन बेनिफिट भी सब्जेक्ट टू द फुलफिलिंग ऑफ रिक्वेस्टेड टर्म्स एंड कंडीशन, एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर CPF होता है, ग्रेचुइटी पेंशन होता है, डिफाइंड ये हो गया, ठीक है ना। पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट, ये देखिए मैं आपको बोल रहा था अभी ना कि ये पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट भी इसमें आता है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको कवर करती है कंपनी। रोज मिनिमम 15 साल काम करने के बाद अगर जो रिटायरमेंट मतलब छोड़ते हैं गेल को तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपने पूरा टेन्योर नहीं भी कंप्लीट किया, 15 साल तक आपने काम किया तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप पूरा टेन्योर अपना काम करते तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट, जो कि आपको पता है कि रिटायरमेंट केस के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है हेल्थ का। तो क्या होता है ना उस केस में कि भाई घर से पैसा निकलता है, लेकिन अगर आप इस टाइप की कंपनी में भी PSU में काम करते हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के PSU भी हैं ऐसे जो अनलिमिटेड मेडिकल देते हैं, ठीक है, ऐसा है। आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 50 रुपये, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST PWD जो है उनको तो एग्जेम्प्टेड है भाई, उनको देना ही नहीं है एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है गेल की, वहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है। देखिए ये गेल की वेबसाइट है, इस जगह पे लिखा हुआ ना एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस जगह पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कब अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 सितंबर, मतलब 1 महीने का टाइम मिला है आपको पूरा। 7 सितंबर शाम 6 बजे तक का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई करेगा। फॉर्म कैसे भरना है वो डिटेल सारा इसमें दिया हुआ है, मैं नोटिफिकेशन को चैट कमेंट में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो डिटेल से सारा है, जब फॉर्म भरेंगे आपको दिख जाएगा ये सब चीज़ें। अगर कोई आपको जानकारी लेना हो तो आप मेरे से ले सकते हैं, बिकॉज मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है एंड मेरा 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू प्रॉपरली, ठीक है। सारा डिटेल्स दिया हुआ है तो आपको यहाँ से देख लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सब स्कैन में लगाना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जब कब ले जाना पड़ेगा ना, आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन के बाद,
तो आपको लेना पड़ेगा, वो बता दिया जाएगा आपको, अपना मेल में आपको आता है वो सब चीज़ें, तो आपको टेंशन लेना नहीं उतना भी, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे होगा आपका काउंट, तो वो लिखा हुआ एक्सपीरियंस लेटर आपको लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सभी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट पे स्लिप वगैरह, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर, जो भी है मतलब आपको सब ये सारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, ये आप देख लीजिएगा, ये पेज नंबर 16 में है, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। तो बेसिकली ऐसा है, ठीक है। जो लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में काम कर रहे हैं तो उनको NOC लेना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है ना, ऐसा है। ये ध्यान रखिए, फ़ोटो आपको सेम यूज़ करना हर जगह, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी कोई फोटो यूज़ करे फॉर्म भरने के टाइम में और बाद में कोई और फोटो यूज़ कर रहे हैं। 3 कॉपीज ऑफ सेम फोटो इज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी रिटेन्ड फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। हेल्थ या मेडिकल बेनिफिट बताया गया इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन देयर मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो सिंगल स्टेज मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। जनरली क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट, ओके। बोल रहे हैं कि अगर आप 120 डेज़ के अंदर कंपनी से कोई आपको मेल या कांटेक्ट नहीं होता है या फिर आप कोई अपडेशन नहीं आता है, तो आप समझ लेना कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो, ठीक है ना। जो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। तो देखो आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या है, इसमें रिटन टेस्ट है बेसिकली, MCQ ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आप उसमें अकाउंट्स असिस्टेंट है, तो अकाउंट्स असिस्टेंट में जो वैकेंसी है इसमें भी रिटन टेस्ट है, ठीक है ना। और बिजनेस असिस्टेंट में भी रिटन टेस्ट है। MCQ कोई इंटरव्यू नहीं, ध्यान रहे इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। 100 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच का, और क्या चाहिए आपको। एंड सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, सबसे बड़ी बात ये देखो आप ना, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट 90 मिनट्स का टेस्ट होगा ये, ठीक है। 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 90 मिनट्स का टेस्ट होगा एंड 1:5 के रेशियो में बोला गया, बट वो जनरली ऐसा कुछ यहाँ पे होना नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। जस्ट आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे, जो टॉप सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे सिलेक्टेड, मतलब शॉर्ट लिस्टेड, वही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा वो लिखा हुआ है, दिल्ली NCR में होगा, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, यहाँ टेस्ट सेंटर होगा। इसके अलावा कोई टेस्ट सेंटर नहीं होगा, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपको मैंने बता दिया, क्लास डेट 7 सितंबर है, 6 बजे शाम तक का, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, मतलब कि आपका एप्लीकेशन सही है अगर, तो ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा इसका, जो भी आपको क्वेरी होगी। अगर पर्सनली कोई क्वेरी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या कमेंट में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। क्वेरी जो भी आप पूछ सकते हैं आप इसमें, आई विल ट्राई टू आंसर इच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग सब लोग इसमें अप्लाई जरूर कीजिए, जो एलिजिबल है इसमें जरूर अप्लाई कीजिए, करियर बन जाएगा इससे आपका। उसके बाद क्या होता है ना, इसमें आप घुसने के बाद में आप डिपार्टमेंटल दिखा के आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप 3-3 साल में डिपार्टमेंटल जनरली होता है, ठीक है ना, आप उसको दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी, यू शुड अप्लाई फॉर दिस इफ यू आर एलिजिबल। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत हो, आप बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, पूछिए मेरे से, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, जिसको ये आपको लगता है ये इसके लिए सही है वैकेंसी, ताकि किसी का भला हो जाए इससे, ठीक है ना। तो आई एम ऑलवेज विथ यू डियर, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। कोई तैयारी कैसे करना है और जो भी पूछना आप मेरे से टेलीग्राम चैनल में पूछ लीजिए, आई विल टेल एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू।